हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और एक नई ऊर्जा के साथ आज हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आए होंगे, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है बच्चों। और छुट्टी मतलब इन प्रैक्टिस सेट्स की है। मंडे हम हाजिर होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मंडे तक आते आते सब ढीले ही पड़ जाओ। भाई, मंडे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, जिसमें 2 क्वेश्चन निश्चित है, काल। और मुझे ऐसा पता चला है कि बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल काल ही टॉपिक लगता है। और मैं गारंटी देता हूं कि काल को सबसे आसान आप मंडे से कहने लग जाओगे। ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, अगर काल आपको मुश्किल लगता है तो फिर काल, आपका काल कभी नहीं बनेगा, ये गारंटी है। अब बच्चे, आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए, यूपी पुलिस, अगर आपका टारगेट है, कि मुझे यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो फिर क्या सैटरडे और क्या संडे और क्या मंडे, ये सब फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिन, हर बेरोजगार के लिए हमारे हर दिन एक जैसे होते हैं। सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत, कब तक? जब तक हमारे हाथ में कोई रोजगार ना आ जाए। और भाई, कल मैंने इस एवज में कि राम सर की एक ऐसी क्लास लगवाई है हिंदी की, कि जो इन 5 सेट्स में जो भी मैंने कुछ पढ़ाया है, तो कई सारे चैप्टर्स क्लोज कराए हैं इसमें। 5-6 चैप्टर्स हो गए हैं लगभग। ठीक है, तो इन 5-6 चैप्टर्स का एक कंप्लीट रिवीजन 100 क्वेश्चंस के साथ, अगर कल उनकी क्लास में आप 100 में से 90 प्लस कर पाओ, तो समझना इन क्लास से कुछ फायदा हुआ है। नहीं कर पाए तो फिर कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब बच्चों, यहां भी बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट ये सोच करके हो जाते हैं कि सर, आपकी क्लास में तो हम 25 भी नहीं पहुंच पाते, हम 30 ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा एग्जाम में? तो भाई, अगर आप 25-30 या मैं तो कहूंगा और भी कम होगे ना, तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिला। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या इस क्लास ने आपको कुछ नया सिखाया? और जो सिखाया, क्या वो आपको अच्छे से समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे 25 हुए 37 में से, मेरे 20 हुए, मेरे 15 हुए। नहीं, ये तो और अच्छी बात है कि समय रहते आपको आपकी कमियां, किस चैप्टर में आपकी कमी है, ये मैं आपको बताने आ गया हूं। और उस कमी को कैसे दूर करें, उसका सॉल्यूशन देने आया हूं। तो इसलिए फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज को पॉजिटिव वे में लिया करो। सिलेक्शन बहुत दूर नहीं होता हमसे कभी भी। हमारी सोच उसको दूर करती है हमसे, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। और जब हमने माना कि ये हमसे नहीं होगा, तो हमारे हाथ, पैर, शरीर, दिमाग, दिल सब कह देते हैं कि तुझसे नहीं होना। हमें पहले मानना ही है कि हम कर सकते हैं। तब आप देखना कि कितनी ताकत आपके अंदर आ जाती है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, चलो तो भाई, हम कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं? पहली क्लास, दूसरी क्लास वर्णमाला खत्म, तीसरी क्लास संज्ञा सर्वनाम खत्म, चौथी क्लास विशेषण विशेष्य खत्म। मैं ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा, मैं मानता भी नहीं ये प्रैक्टिस सेट है। मैं कह रहा हूं, मैं पूरा टॉपिक करा रहा हूं, इससे अलग कुछ बचता ही नहीं है। और पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूं। आप देखोगे ना, कभी भी मेरा सेट होता है कि परिभाषा से लेकर मैं आपका जो क्रम है ना, भाई, मैं अपने आप को जो टीचर मानता हूं, और मैं किसी भी टीचर से ये कहता हूं कि टीचर वो है जो बच्चों को इस वे में अपनी चीजों को लेकर के आए कि बच्चों के दिमाग में घुसता हुआ चला जाए ऐसे। तो वो टीचर के हाथ में होता है कि क्वेश्चंस का क्रम वो कैसा सेट करे। तो मैं क्रम में अपने आप को माहिर जरूर मानता हूं, क्योंकि मैं ऐसा क्रम लेकर के आता हूं कि बच्चों, अगर आप पहले क्वेश्चन पे पड़ गए उसके पीछे, तो अगली सारी चीजें आपके दिमाग में उतरेंगी सीधी सारी, क्योंकि मैंने क्रम वैसा सेट किया है। कोई भी क्वेश्चन, कोई ये कह दे कि सर आप आसान क्वेश्चन करा रहे हो, बिल्कुल गलत। सब कुछ करा रहा हूं जो कुछ उसके अंदर होता है, और फिर भी आप समझ पा रहे हो, ये बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको चैप्टर दे रहा हूं, मैं आपको क्रम पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सब कुछ वो पढ़ा रहा हूं जो एक थ्योरी में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है क्रिया और वाच्य। क्रिया क्या होती है अंग्रेजी में? वर्ब। और वाच्य क्या होता है? वॉइस। वॉइस कौन से होता है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो उन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर आपने अंग्रेजी में सुना हो, तो पैसिव कौन होता है? अच्छा, क्रिकेट वाज प्लेड बाई राम, बाई लगता था ना, तो वो पैसिव बनता था। तो ऐसे ये पैसिव है ना, ये कर्म वाच्य है यहां पर। और जो एक्टिव है ना, वो कृतवाच्य है यहां पर।
और तीसरा कौन सा होता है, यहां अंग्रेजी में दो ही है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यहां तीन है, कृतवाच्य कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और एक है भाव, क्योंकि हिंदी में भावनाएं भी आएंगी साथ में, तो भाव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस तीन वाच्य होते हैं हमारे हिंदी में। तो अब हम उधेड़ के फेंक देंगे इन सबको, चिंता ही मत करो। ये रहा क्रम, और ये क्लास चलने वाली हमारी मंडे। और बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर ये बहुत मुश्किल है, इसके बाद आप 6 की 6 क्लास में कहोगे सबसे आसान काल है। ठीक है, चलो आगे, और इससे ज्यादा गारंटी कुछ नहीं दे सकता बच्चों। अब पहले क्वेश्चन पे आता हूं। बिल्कुल मैंने आपके 5-7 मिनट खाए हैं, पर ये माहौल बनाने की जरूरी है। आपको ऐसा नहीं कि सीधा ही परोस दूं आओ और लो, नहीं, जरूरी है इन बातों को भी करना, क्योंकि ये बहुत अनुभव से आई हैं बच्चों, और ये बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करा के आई हैं, जो आपके काम शायद कौन सी बात आ जाए मुझे नहीं पता। पहला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी के काम करने या होने का बोध हो वो क्रिया कहलाती है बच्चों। कैसे? मैं नहाता हूं, काम क्या है यहां पर आपके, सर नहाना। तो इससे कि मैं नहाता हूं या नहा रहा हूं या नहा चुका हूं, काम चल रहा है, काम हो चुका है, ये बोध कौन सी चीज कराती है? क्रिया। यही परिभाषा है। किसी शब्द में, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसको भाई मैं कर रहा हूं इस काम को। और कुछ काम अपने आप भी हो जाते हैं, अपने आप भी। और मान लो किसी ने करने वाला सेंटेंस में ही नहीं है, रावण मारा गया, हो गया काम रावण का, हो गया कि नहीं हुआ? पर ये किसने किया? ये तो है ही नहीं सेंटेंस में, राम जी तो है ही नहीं। तो ये मारा गया जो है, अब आपको, ये तो सहायक क्रिया होती है बच्चों। ये तो इसको और बढ़िया बनाने के लिए है कि थोड़ा और एम्फेसाइज हो जाएगी, बात में दम पड़ जाएगा, ये इसलिए आती है, इसलिए इसको सहायक क्रिया बोल देते हैं। बाकी मुख्य क्रिया तो यही है, रावण मारा गया तो काम हो गया, काम करने होने का बोध हो, वही क्रिया है। तो आज हम ऐसे क्रिया के भेद भी बहुत पढ़ेंगे, है ना, तो सब कुछ खत्म कर डालेंगे बच्चों। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और भैया एक बात और सुन लो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण का पार्ट विशेष्य था उसको तो मैं नहीं लिखूंगा, विशेषण हो या क्रिया हो, ये चार चीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विकारी। शब्द रूप पढ़ रहे हैं आप, ये ऐसे समझ लीजिए, ये विकारी हैं। अब जो इनसे अलग बचेगा वो सब अविकारी हैं। तो इससे अलग जो बचा उसको अविकारी बोलते हैं। अविकारी मतलब अव्यय। अब ये अविकारी या विकार क्या मतलब है इस बात का? विकार मतलब बदलाव, रूप में परिवर्तन। अविकारी जिसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे एक शब्द दे रहा हूं मैं आज, क्या कभी आज का बहुवचन बन सकता? आजो सुना है आपने? नहीं सुना होगा। आज का स्त्रीलिंग बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। ना जिसका बहुवचन बने ना स्त्रीलिंग बने, वही तो अविकारी होते हैं। हर परिस्थिति में आज आज ही रहेगा, कल कल ही रहेगा, ये भी सब बहुत ठीक है। तो मतलब इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी। अब जैसे ये क्रिया है, जैसे खाना, जैसे खाना, खाना का तो विकार हो जाएगा, कभी ये खाता भी बनेगा, कभी ये खा रही भी बन जाएगा, खा भी बन जाएगा। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे विकार हो सकते हैं। तो क्रिया इसलिए विकारी है, कभी खाती है बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है जो खा, क्रिया खा है यहां पर, तो वो अलग अलग परिवर्तन ले लेती है, विकार हो जाता है उसमें। जैसे आपके अक्सर संज्ञा कैसे बदलती है? लड़का है, क्या इसका स्त्रीलिंग नहीं बनता? लड़की। लड़कों बहुवचन बनता, लड़के। तो जिसका बहुवचन बने या स्त्रीलिंग बने वो सब विकार है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप कहो सर वह सर्वनाम है, ये तो नहीं बनता स्त्रीलिंग, ये तो नहीं बनता बहुवचन, बनता है वह का क्या हो जाएगा? वे, ये बन गया बहुवचन। तो ये है मतलब विकार का। समझ में आई बात आपको? अब आप कहो काला, सर काला विशेषण है, इसका बता दो कैसा विकार है? काली, ये बन गया स्त्रीलिंग, इसलिए विकार है। तो विशेषण का भी विकार हो सकता है। मैंने सर्वनाम का विकार पढ़ाया, संज्ञा का भी विकार पढ़ाया, मैंने क्रिया का भी पढ़ाया। विकारी बता रहा हूं यहां, क्यों है यह विकारी?
अगर कोई पूछे क्रिया कैसा शब्द है, विकारी है या विकारी है, तो आप कहोगे विकारी है, क्योंकि इसका परिवर्तन होता रहता है। सीता खाना खाती है, राम के लिए आ जाएगा तो राम खाना खाता है, तो खाती हो गया और खाता हो गया, क्रिया का विकार हो गया स्त्रीलिंग के अनुसार। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बच्चों? देखो क्वेश्चन आपका कुछ अलग है और मैं कुछ और कहानी बता रहा हूं, पर यह कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं, वरना मैं कभी नहीं बताऊंगा। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बच्चों? धातु। ये क्या नया नाम आ गया? तो भाई क्रिया, देखो अब ये धातु क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने एक चीज सुनी, खाता, पीता, या आप ऐसे कहो सर क्रिया तो ऐसे लिखी जा, नहाना, धोना। ये खाता पीता थोड़ी लिखा जा, खाना लिखा जा, पीना लिखा जाता। तो ना लगा के सुनते हो क्रिया, क्रिया क्या होती है? यही तो होती है। अब इनमें अगर मैं धातु छाटने लगूं, धातु क्या है? धातु वो है जो मूल रूप है। ये तो चेंज हुआ, कभी ना लगा दिया, कभी ता लगा दिया, ये तो सब चेंज होता रहता है, लेकिन मुख्य रूप क्या है? मुख्य रूप है ये कभी चेंज नहीं होगा। खा, खा इसमें धातु है, पी इसमें धातु है, नहा इसमें धातु है, धो इसमें धातु है, इसी को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है ये है, ये चेंज हो जाएगा, कभी ना लगाओगे, कभी ता लगाओगे, कभी रही लगाओगे, कभी कुछ लगाओगे, कभी कुछ लगाओगे, लेकिन ये तो ऐसा ही रहेगा क्रिया का, इसलिए इसको मूल रूप बोला गया और उसी को हम धातु कहते हैं। धातु समझ में आ गया? कभी ये सोना चांदी ऐसा धातु नहीं होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट, रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? अब ये रचना के आधार पर क्या है यार क्रिया के भेद? देखो बच्चों, रचना क्या है? अगर मैं बात करता हूं कि क्रिया की जब रचनाएं हुई, तो फिर वो वैसे पूछता है कि भाई क्रिया की रचना हुई है तो उसके भेद क्या होंगे। तो क्रिया की जो दो ही भेद होते हैं रचना के आधार पर, क्रिया के दो ही भेद होते हैं, जिनका नाम है सकर्मक और अकर्मक। अब आ गया आपका, देख लो, सकर्मक और अकर्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगले सारे क्वेश्चन इस पे होंगे। सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है? क्रिया के बच्चों और भी भेद हम कह सकते हैं, जैसे एक तो ये हो गया रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। एक होता है क्रिया का जो भेद है वो होंगे कुछ प्रयोग के आधार पर। कई बार प्रयोग होता है, प्रयोग के बाद में बनाए हमने, जब उसका प्रयोग किया तो हमें समझ में आया कि भाई बहुत सारे भाग हो सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये बहुत सारे भाग होते हैं बच्चों। जैसे एक भाग का मैं नाम लिखता हूं प्रेरणार्थक क्रिया, अगला सारा काम क्रिया का खत्म है इनमें, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा भाग लिखता हूं मैं नाम धातु क्रिया, ये क्या नए नए नाम है, नाम धातु क्रिया। तीसरा अगर मैं नाम लिखने लग जाऊं तो एक हम क्रिया का नाम लिख सकते हैं पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, पूर्णकालिक नहीं, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। एक मिनट, हाँ, पूर्वकालिक क्रिया। और एक और अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं एक सामान्य क्रिया भी कह देते हैं कभी कभी, सामान्य क्रिया। और अगर हम चाहें तो एक और भाग बना सकते हैं बच्चों, पांचवा, इसकी कोई निश्चित गिनती नहीं है, ये अपने आप में कोई कभी ये नहीं पूछा गया प्रयोग के आधार पर क्रिया कितनी होती है। संयुक्त क्रिया, ये क्रियाएं हैं सारी। अब मैं आपको देखिए सारी चीजें बताऊंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी क्रिया का ये रूप, कभी क्रिया ये सकर्मक अकर्मक, ये क्या मतलब है, कभी ये लिखें या ये लिखें, तो दोनों को समझाता हूं मैं आपको। बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म आए वो सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया। सिंपल परिभाषा तो ये है, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ क्रियाएं मूल रूप से सकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं मूल रूप से अकर्मक होती हैं। अब उनके साथ कर्म आ ही नहीं सकता। आप ये सोचो कैसे, जैसे मैं बोलूं कि मोहन सेब खा रहा है, मोहन सेब खा रहा है, खा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जैसे ये जो खाना है मुख्य क्रिया, ये क्रिया तो यही है, मोहन सेब खा रहा है, कि खाना एक क्रिया है। अब अगर खाने से पहले आप ये लगा दो कि भाई
क्या का जवाब क्या आपको मिल रहा है? मोहन सेब खा रहा है, तो क्या खा रहा है? क्या 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 का जवाब मिल सकता है? हां, सेब खा रहा है, ये मिल गया जी। तो ये सकर्मक क्रिया है अगर क्या का जवाब आपको मिल जाए। अगर इसमें कई बार ऐसा होता है कि भाई देखो, खाना एक अपने आप में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें जवाब मिल जाएगा कि क्या खाया। पीना एक सकर्मक क्रिया होगी, जन्मजाति, क्या पिया। क्या सोना भी सकर्मक हो सकता है? नहीं। अगर मैंने ये बोल दिया राम बेड पर सो रहा है, आपके वो बेड कर्म है, बेड कभी कर्म नहीं है। ये बेड क्या है, बिस्तर क्या है? मोहन बेड पर सो रहा है, मोहन बिस्तर पर सो रहा है, तो बिस्तर आपका कर्म नहीं है। कर्म वो होता है जिसमें जवाब क्या या किसको मिले। लिख लेना, कर्म क्या होता है? जिसका जवाब क्या या किसको में मिले, वो कर्म होता है। याद रखना, दो ही बातें हैं कर्म के लिए। जैसे मोहन खा रहा है, क्या का जवाब मिला? सेब, तो सेब कर्म है। मां ने, अब देखो, मां ने बेटे को सेब खिलाया। अब यहां खिलाना हो गया क्रिया। क्या खिलाया? सेब खिलाया, तो यह भी कर्म है। क्या का जवाब मिला? किसको खिलाया? बेटे को। लिख लेना, बेटे को, तो बेटे को खिलाया, तो यह भी कर्म है। तो यह द्विकर्मक क्रिया में आ जाती है, जिसके अंदर दो कर्म। तो भैया दो कर्म की भी एक क्रिया होती है, वो ये है। तो डबल डबल कर्म भी होता है किसी क्रिया, तो ये सकर्मक में ही आएगी। और एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई कर्म ही नहीं है, जैसे मोहन बिस्तर पर सो गया। ध्यान देना, मोहन बिस्तर पर सो गया, क्या इसमें कर्म है? आपके सो गया। सोने के पास आपको क्या का जवाब चाहिए? क्या? मोहन क्या सो गया, मोहन किसको सो गया? दोनों की जरूरत नहीं है यहां पर। बेड पर यह तो अलग चीज है, बिस्तर पर इसकी ये कर्म नहीं है। कर्म सिर्फ दो चीज है, या तो क्या या किसको। अगर उन दो बातों का जवाब है तो वो कर्म है, वरना नहीं है। सिंपल सी बात है बस। तो ना तो ये क्या का जवाब है, ना ये किसको का। सोने की जगह जब आप कोई सोने जा रहा है तो किसको की भी जरूरत नहीं है और क्या की भी जरूरत नहीं है। तो सोना हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। तो ये अकर्मक का उदाहरण हुआ। और आएगा समझ में। अभी अगर आपको मैंने कंफ्यूज कर दिया है थोड़ा बहुत, तो और क्लियर कर दूंगा। इनको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी सकर्मक अकर्मक की बात कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया में भैया देखो, जब सकर्मक की बात होती है, सकर्मक की बात होती है, तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? कर्म पर ही पड़ेगा। जब बात ही सकर्मक की है, तो कर्म से कर्म, कर्म के साथ क्रिया, तो कर्म पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब मैं आगे बात करता हूं, इनमें से कौन सी क्रिया सदैव अकर्मक ही रहती है? यह देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन सी क्रिया ऐसी है जो सदैव अकर्मक ही रहती है? समझ में आई सकर्मक अकर्मक क्या है? अब इसके आगे क्या का जवाब ढूंढ लो आप। पीना, तो क्या हम ऐसे क्या पिया? हां, जवाब चाहिए यहां। पूरी नहीं है अपने आप में, क्या पिया। अगर क्या ना हो तो किसको लगा के देख लें, क्या पिया। भाई ये तो सकर्मक हुई, इसमें जवाब मांगता है, जवाब की जरूरत है। रोना, क्या रोया। अरे भाई ये तो जरूरत ही नहीं है, क्या रोया, कोई क्या रोएगा। ये अकर्मक। रोना तो अपने आप में कंप्लीट हो गया, रोना तो अपने आप में कंप्लीट है। पीना के बाद हमें तो ये डाउट रहेगा, क्या पिया भैया तूने वहां जाके। रोना में थोड़ी पूछेंगे क्या क्या रोया भैया तू वहां जाके। तो यहां हम अकर्मक कह देंगे, जन्मजात अकर्मक है। लिखना, क्या लिखा भैया? हां बहुत बढ़िया, पत्र लिखा, पत्र लिखा, पेज लिखा, किताब लिखा। क्या लिखा तुमने वहां जाकर? पेपर लिखा, एग्जाम लिखा, क्या लिखा। यह सकर्मक है, लिखना सकर्मक में आएगा। पढ़ना, क्या पढ़ा, बहुत बढ़िया, सकर्मक है। क्या पढ़ा, जवाब आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ा, बुक पढ़ी, पत्र पढ़ा, लव लेटर पढ़ा, क्या पढ़ा, तो जवाब चाहिए, इसलिए सकर्मक है।
जहां जवाब की जरूरत हो, लिख लेना, सकर्मक वो होता है जहां जवाब की जरूरत हो, जहां कर्म के जवाब की जरूरत हो, जहां कर्म के जवाब की जरूरत हो, की जरूरत हो, और जहां कर्म के जवाब की जरूरत ही ना हो, जहां कर्म के जवाब की जरूरत ही ना हो, इतनी आसान परिभाषा लिखवा रहा हूं, जवाब जरूरत ही ना हो, वो अकर्मक है, वो अकर्मक है। अब कर्म क्या है, क्या या किसको, बहुत सिंपल बना दिया क्वेश्चन। अब आप अकर्मक ही रहती है, कौन सी क्रिया है जो अकर्मक ही रहती है, वो अकर्मक है रोना, ये सब सकर्मक है बाकी। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है कि इस वाक्य में क्रिया का सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है, सकर्मक रूप से प्रयुक्त, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसमें कर्म भी साथ होगा वो प्रयुक्त तो तब कहेंगे, जो हमेशा सकर्मक रहती है वो नहीं पूछा, सकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है। अभी तक सो रहा है, सोना तो वैसे भी अकर्मक है, ये प्रयुक्त हो ही नहीं सकती सकर्मक रूप से, तो ये तो वैसे ही जन्मजात ही अकर्मक है, तो जो अकर्मक है वो सकर्म, वो कर्म के साथ तो प्रयुक्त हो ही नहीं सकती। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, रोना भी भैया अकर्मक ही तो है, रोना भी तो अकर्मक ही है। धावक मैदान में दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, जरूरत है किसी जवाब की नहीं है, दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है इसका क्या मतलब है, तो हम इसको भी अकर्मक ही कहेंगे। और वह पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, तो आप कहोगे सर जवाब मिल गया, पतंग भी दिया, प्रयुक्त भी हुई है। वह, अगर देखिए, अगर यहां ये पूछे वह उड़ा रहा है, ध्यान से सुनना, वह उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, अब ये पूछे कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है, और ये सब भी दे रखा है, तब भी ये सकर्मक है, चाहे पतंग का जवाब मिले या नहीं, क्योंकि उड़ाने में जवाब चाहिए, ये जन्मजात सकर्मक है। और यहां तो जवाब ही दे दिया, पतंग उड़ा रहा है, फिर तो पक्का ही सकर्मक है, प्रयुक्त हुई है तो कर्म के साथ प्रयुक्त हुई है। तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, ये भी तो कर्म है, ये कर्म नहीं है, कर्म है ही नहीं, कर्म होता है वो जिसका क्या का जवाब हो। बहुत बढ़िया से समझ में आ गई बात या नहीं भाई, मैं आपको क्वेश्चन की अप्रोच सिखाता हूं बच्चों, ताकि आप गलत करना सीखो कि ये गलत क्यों है, तब आपको रीजन पता लगेगा हिंदी में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, अब हमें किसका पहचानना है, सकर्मक का। कशिश हंस रही है, सकर्मक भैया, कशिश हंस रही है, क्या हंस रही है, अरे हंसना तो पूरा है अपने आप में, कौन हंस रही है, ये तो कशिश कौन का जवाब है, क्या का नहीं है, और क्या का चाहिए भी नहीं हंसने में, तुम हंस रहे हो, कोई पूछेगा क्या हंस रहे हो भाई, अरे बेकार की बात मत करो। चिड़िया उड़ रही है, उड़ना, पक्षी उड़ते हैं, अब आप बताओ उड़ना कैसी क्रिया है, पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, कोई नहीं पूछेगा, कौन उड़ रही है तो कौन का जवाब है, पक्षी उड़ते हैं, चिड़िया उड़ती है, और कोई ये नहीं पूछता कैसे उड़ती है, तो पूछ सकता, पर कैसे का मतलब कर्म नहीं होता, क्या उड़ती है, क्या की जरूरत नहीं है, तो ये भी अकर्मक हुई। सूरज उग रहा है और एक सीता वीणा बजा रही है, साफ साफ तो सकर्मक दिख रहा है, ये तो कौन उग रहा का जवाब है, कौन उग रहा है, क्या उग रहा है कि नहीं, कौन उग रहा है, ये तो जो करता है वो तो कौन है, हमेशा कौन में ही होगा करता तो, ठीक है, कर्म कर्म नहीं है तो कौन है, और जब ये करता है तो भैया हमें तो सकर्मक चाहिए था, कर्म चाहिए था, कर्म तो है ही नहीं ना। सीता वीणा, ये करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, क्लियर होना चाहिए आपको, इसको कर्ता कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं, और इसको क्रिया कहते हैं, और ये जो फालतू की चीज इसके साथ जुड़ रही है इसको सहायक क्रिया कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के संयुक्त क्रिया कहते हैं, कि जिसमें सहायक भी लगी हो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं, कि ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, और जो दोनों के योग से बनती है उसको संयुक्त क्रिया। आपको एक पार्ट बता दिया ना,
जो प्रयोग के आधार पर, तो ये संयुक्त क्रिया है। ठीक है, हमें तो खैर सकर्मक देखना है, तो सकर्मक सिर्फ वीणा का जवाब मिल गया। क्या बजा रहे हैं? वीणा, सितार, गिटार, कुछ भी हो सकता है। चलो, क्या 3 का उत्तर ही नहीं लिखा हमने? सॉरी 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 सॉरी, तीसरे का आंसर ही नहीं बोला। मैंने बोल दिया था 2 ही प्रकार हैं कि रचना के आधार पर, ये लिख दिया ना रचना 2। ये और क्या लोगे आप? 2 लो भैया, तुम बिल्कुल ही मतलब टिक चाहिए तुम्हें चौथी 5वीं क्लास के बच्चों की तरह। और प्रयोग के आधार पर कभी संख्या नहीं पूछी जाएगी, याद रखना, क्योंकि प्रयोग के आधार पर वो निश्चित नहीं, कोई 5 भी बोलेगा उसको कोई 6 भी और कोई नया भी टाइप ले आएगा साथ। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक का उदाहरण नहीं है, बताओ। सोता है, सोना तो अकर्मक ही है। खेलता है, क्या खेलता है? यह सकर्मक लग रहा है। राम क्रिकेट खेलता है, यहां क्रिकेट का भी जवाब है। और सीता गाती है। बच्चों, अकर्मक का क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखो यहां पर ना बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। खेलना एक जन्मजात, अगर पूछे खेलना कैसी क्रिया है तो सकर्मक है। खेलना अपने आप में सकर्मक है। भाई जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी सकर्मक कौन सी है, यही तो पूछा है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा है? सकर्मक चाहिए, ये लिख लो। अब सकर्मक कौन सी है बताओ, जिसके साथ कर्म भी हो। आप क्यों सर, ये भी तो सकर्मक है। सीता क्या गाती है? गाना गाती है। वो क्या गाती है वो तो बताया ही नहीं, तो ये भी ये जन्मजात सकर्मक है। अगर पूछता है ये क्रियाएं कौन सी है तो सकर्मक है। लेकिन अब अगर हमें कर्म का, इसमें दोनों में कर्म का लोप तो है ना। अगर हमें इनमें बेस्ट ऑप्शन चुनना हुआ सकर्मक का, कौन सा चुनेंगे आप बताओ? ये दोनों मैं मानता हूं कि ये सकर्मक है, ये सकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन वाक्य नहीं है। वाक्य सकर्मक नहीं है, कर्म नहीं है इसके अंदर। सकर्मक क्रिया जरूर है, लेकिन ये सकर्मक वाक्य है, क्योंकि यहां क्या का जवाब हमें मिल गया, इसलिए उत्तर ये है। सकर्मक वाक्य चाहिए आपको, क्रिया नहीं। मैं कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? वाक्य चाहिए सकर्मक वाला। समझ में आई बात कि भाई ये मैंने क्यों नहीं लगाई? क्रिया जरूर सकर्मक है, और ये तो क्रिया ही सकर्मक नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अब अकर्मक क्रिया का प्रयोग देखना है। मजदूर चाय पी रहा है, पीने का जवाब मिल गया, तो सकर्मक हो गई भाई, ये तो सकर्मक है। बालक बहुत देर से रो रहा है, रोना तो हमेशा कर्मक में आता है, इसमें कर्म हो ही नहीं सकता। अकर्मक। क्या रो रहा है? अरे रोना तो रोना होता है, इसमें क्या का क्या मतलब है? अम्मा खाना बना रही है, बनाने की क्रिया आ गई, खाना सकर्मक है, एकदम सकर्मक है। और देखो रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये रहा कर्म, सकर्मक। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, जवाब मिल गया। तो उत्तर एक ही रहा, बी। कितने लोगों ने दिया? 93%। मजा आ गया भाई साहब, ये रहा। नेक्स्ट, मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताओ। मनोहर सो रहा है, तो भाई अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, सकर्मक है। ये दोनों तो मैंने अभी आपको बताया नहीं। अभी अकर्मक सकर्मक में बताओ। सर सोना तो क्रिया ही अकर्मक है, सोना तो क्रिया ही। ऐसी कितनी है? रोना, सोना, नहाना, धोना। इनमें बताओ कौन सी है सकर्मक? इनमें सकर्मक बताओ, सकर्मक कौन सी है? सकर्मक कौन सी है? कोई बता सकता है? रोना, क्या रो रहा है? जवाब की जरूरत नहीं है। क्या सोना? सोना की कोई जरूरत नहीं है। नहाना, क्या नहाना? नहाना तो नहाना ही होता है। धोना, क्या धोना है? कपड़े धोने, बर्तन धो रहे हैं, क्या धोना है? तो धोना, धोना। बहुत बढ़िया, ये उत्तर है। तो ऐसे आपको क्लियर रहना चाहिए, है ना, क्लियर रहना चाहिए एकदम। तो मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का क्या भेद है? ये तो अकर्मक है साफ साफ। तो ऐसे आप छांट लोगे, अब किसी भी क्रिया में, किसी भी क्रिया में छांट दोगे। दरोगा जी ने सिपाही को समन दिया, यह कर्म के आधार पर क्रिया कौन सी है? अब बच्चों एक चीज तो मैंने बता दी थी, अगर किसी में देखो, यहां सकर्मक कर्मक तो है नहीं, यहां सकर्मक वर्ड नहीं है, क्योंकि सकर्मक तो एक क्रिया है। अब सकर्मक में भी 2 कर्म है, एक कर्म है या सहायक है।
अब सहायक संबंध दिया, देना ही हुआ है, इसमें तो कोई सहायता भी नहीं हो रही। ठीक है, सहायक क्रिया दिया जा चुका है, दे रहा है, तो वो सहायक क्रिया में आ जाता है। पर भाई अब यहां पर हमें ना तो ये यहां सहायक दिख रही है, कर्म वैसे ही दो दो दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं कि दरोगा जी ने क्या दिया, क्या का जवाब ये रहा, ये भी कर्म हुआ, जो क्या का जवाब हो कर्म। किसको, किसको का जवाब क्या है, सिपाही को। तो क्या और किसको दोनों के जवाब अगर किसी वाक्य में हो तो वो द्विकर्मक। ध्यान देना, मैंने 5 में से 2 क्रियाएं स्पष्ट कर दी आपको, है ना। द्विकर्मक स्पष्ट हो गया और एक अभी सहायक क्रिया स्पष्ट की थी, और इसको कहते हैं सामान्य क्रिया। जो मैंने वहां सामान्य क्रिया में भी लिखा है ना, जिसमें कोई सहायता ना कर रहा हो क्रिया की, दिया जा चुका है तब सहायक क्रिया, दे रहा है सहायक क्रिया, देता है ता है सहायक क्रिया। यहां कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो ये सामान्य क्रिया मानी जाती है, इसको सामान्य क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलो, तो द्विकर्मक भी है, तो सामान्य क्रिया की तो बात इसने पूछी नहीं, तो द्विकर्मक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आगे, किस वाक्य में पूर्वकालिक, अब देखो नया, ये वो है जो प्रयोग के आधार पर क्रियाएं पढ़ाई। आप कहो सर कभी सकर्मक की बात करते हो, कभी अकर्मक की बात करते हो, कभी द्विकर्मक की बात करते हो, कभी सहायक क्रिया की बात करते हो, और अब नहीं लिया है पूर्वकालिक। तो भैया वो रचना के आधार पर थी 2, सकर्मक अकर्मक, बस। उसके बाद जितनी भी बच रही हैं वो सब प्रयोग के आधार पर आएंगी, और प्रयोग के आधार पर आपको बस नाम से स्पष्ट करना है पूर्वकालिक। जो पूर्व में काम हो चुका हो वही पूर्वकालिक है। पूर्व में हुई क्रिया, जैसे इसमें अधिकतर आपको ऐसे मिलेगा, मैं नहाकर धोने गया, नहाकर, मैं खाकर ऑफिस जाऊंगा, तो जाऊंगा क्रिया है, खाकर जाऊंगा, खाना जो पहला, ये काम तो करके ही जाऊंगा, तो जो खाकर है वो आपका पूर्वकालिक है, पूर्व में हुई क्रिया है कि पहले खाऊंगा तब जाऊंगा, तो खाकर जाऊंगा। समझ में आई बात। तो ऐसे ही वह नहाकर पढ़ेगा, ये तो पूर्वकालिक क्रिया पहले में ही होगी, नहाकर पूर्वकालिक हो गई ना। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, कोई पूर्वकालिक की बात नहीं है। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा है, पानी बरसकर बंद हो गया, तो बरसकर बंद क्रिया है, बरसकर पूर्वकालिक हो जाएगी। घंटा लगते ही वह चल पड़ा, घंटा लगकर वह चला, तब तो होती है। ठीक है, अभी हम नहाकर बोलेंगे, लगते ही चल पड़ा ना, वो तो साथ साथ हो रही दोनों क्रिया, पूर्वकालिक में नहीं हुई है। चलो, तो अब यहां पर ये दोनों साथ साथ थी, घंटा लगा और चला, दोनों साथ साथ, तो साथ साथ का कोई अलग क्रिया नहीं है। पूर्वकालिक में नहाकर चला। क्लियर। तो भाई पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, नहाकर चला। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के जो सहायता करे वही क्रिया सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया के अर्थ को और स्पष्ट करे कि जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं, दोनों सेंटेंस में कितना फर्क है? मैं खा चुका हूं, इससे पूरा सेंटेंस बदल जा रहा है। मैं खाता हूं, ये डेली का सा काम हो गया। तो देखो अब इनमें मुख्य क्रिया सब में क्या है? खा, धातु, ये तो बदलती नहीं। अब इससे ही ये मुझे पता लग रहा है कि ये चुका हूं, रहा हूं, इस क्रिया के और अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, नहीं तो ये तीनों में ही एक सा था। इससे पता चल रही है कि अभी चल रहा काम, ये काम हो चुका है और ये रोज करता है, मैं खाता हूं। काल में पढ़ेंगे ऐसी चीजों को। तो इसने ही तो स्पष्ट किया इस क्रिया के भाग को। तो जो क्रिया के भाग को स्पष्ट करे ये सब क्या कहलाएंगी? सहायक क्रिया। जो क्रिया के भाग को अलग से स्पष्ट कर दे वही सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया भी स्पष्ट। अभी हमें 2 क्रिया स्पष्ट करनी है बस, प्रेरणार्थक और नामबोधक। ये मैंने नहीं बताया अभी आपको, बाकी सारी क्रियाएं बता दी हैं। फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा सर। हाँ यही तो है बस इस चैप्टर में, और है ही क्या।
तो आ गए। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इस द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है? अब बच्चों दो कर्म मैंने आपको सिखा दिए, क्या का जवाब और किसको का जवाब अगर मिले, क्या का जवाब और किसको का जवाब अगर मिले तो वहां द्विकर्मक होता है। तो देखो अध्यापक ने छात्रों को, किसको? छात्रों को क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। क्या और किसको का जवाब मिले बच्चों? अगर इसमें जो द्विकर्मक तो स्पष्ट है, फर्स्ट कर्म और सेकंड कर्म, तो याद रखना जो क्या वाला जवाब है, क्या वाला जवाब वही मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म कौन सा होगा? जो क्या वाला जवाब होगा। क्या पढ़ाई, किसको पढ़ाई, ये तो द्वितीय कर्मक है, इसकी वजह से दूसरा कर्म बना। मुख्य काम तो हिंदी का है, पढ़ाने का है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया वो मुख्य है। ये तो छात्रों को पढ़ाया हो, किसको पढ़ाया हो अलग बात है। तो हम यहां पर हम मुख्य सब्जेक्ट क्या बोलेंगे, मुख्य कर्म क्या बोलेंगे बच्चों? हिंदी। स्पष्ट रूप से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर ये बात आपकी लिखी हुई है। 51% लोगों ने और 23% ने छात्रों को दिया, 51 ने ये दिया। आगे से याद रहेगा, आगे से याद रखना। नया क्वेश्चन हो गया ना आपके लिए, आगे इतना सिंपल क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, फिर हमारे और आपके पढ़ने पढ़ाने का अर्थ नहीं रह जाएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि उन सारे प्रश्नों को खोद कर निकाल रहा हूं जो यूपी पुलिस में आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को कुछ भी देखने को मिले ही ना एग्जाम में। अगर बच्चों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कई बार कर ली, और ये बच्चों देखो क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि पीडीएफ आएगी ऐप पर, उस पीडीएफ को पढ़ लेंगे। क्या पीडीएफ से ये बातें समझ पाओगे जो बीच की बातें बता रहा हूं? भाई पीडीएफ से कभी वो नहीं मिल सकता। चाहे अगर आपको लगती हो मेरी स्पीड कम है, आप 1.5 गुना स्पीड पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लाइव में नहीं देख सकते, बाद में देख सकते हैं कभी लाइव में, अभी ट्राई करने लग जाओ तो भाई। पर देखो क्लास ही, क्योंकि बहुत बहुत कुछ छूटता है क्लास ना लेने से। और 1 घंटा तो आपसे हिंदी पढ़ने को कह रहा हूं, इससे ज्यादा समय नहीं मांग रहा मैं आपका। और मैं आपको यूपी पुलिस के एक सब्जेक्ट को यह कह रहा हूं कि इसको जड़ से उखाड़ दोगे आप। चाहे जितने भी बच्चे आज क्लास ले रहे हैं, हर एक बच्चे को यह कॉन्फिडेंस आएगा, यह मैं वादा करता हूं। इस कॉन्फिडेंस को आपके अंदर दिला दूंगा, भर दूंगा कि मैं पूरी हिंदी कर सकता हूं। और वही तो चाहिए, कॉन्फिडेंस का खेल है एग्जाम में बस। और देखो यूपीएसआई का जो प्रेशर लेकर के गया बच्चा, वो गलत कर आया आते हुए को भी। और फिर कहते हो एग्जाम ऐसा रहता है, होता ही है। भाई ऐसा नहीं होता। अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करके गए हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, कभी ऐसा नहीं होता। वो तब है जब हम असमंजस में होते हैं, कुछ हमें लगता है कि यार कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ चीजें भूल गए। और एग्जाम देते हुए भी पता लगता है कई बार हमें कि यार ये तो याद आ रहा, बस यहां तक आया, आ ही नहीं रहा बाहर, क्या करें। तो वो तो फिर दिक्कत है ना बच्चों। चलो, तो वो इसलिए है कि आपने प्रैक्टिस थोड़ी कम करी है, आपने चीजों को थोड़ा कम गौर से सुना है बस, और कुछ नहीं है। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है, बता दो ना बच्चों। पाठ क्या है, किसको पढ़ाया है? उत्तर पहला ही। मुझे तो लगता है औरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोगों ने दिया? 71% ने। अब आपके वो बाकी क्यों नहीं है? वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। अरे इनको अब क्यों इनको बोलोगे क्या कर्म नहीं है? यार कर्म है ही कहां है, दोनों में नहीं है, नहीं है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीदा। अब बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, दिखाना भाई, गया उत्तर। सब्जी और फल, सोच रहे हैं ये दो कर्म हो गए। भैया ये नहीं है दो कर्म। फिर तो एक और बोलेगा कि सब्जी फल और केला लाया, तो 3 कर्म कह दोगे फिर तो। सब्जी फल केला लड्डू लाया, 4 कर्म कह दोगे। यार कुछ कुछ बात भी है, ये तो बताओ। इनको देख के चलोगे क्या कर्म? गलत। ये तो एक ही कर्म है। क्या लाया? 2 चीज लाया, क्या? सब्जी और फल, बस। बाजार से तो ये कर्म नहीं है। मदारी के करतब देखकर दर्शक खूब, अब देखकर दर्शक खूब हंसे, तो भैया देखकर कौन सी है? पूर्वकालिक, पूर्वकालिक आ गई यहां। अब देखो जब पढ़ा हुआ होता है तो हमें यह भी ध्यान रहता है कि इसको भी बता सकते हैं हम। तो ये आपको ये अप्रोच लेकर के आनी है अपने अंदर। आगे बढ़ते हैं, कोई सवाल पूछ रहा है? चलो, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? चलो
सर नवीन सर ने क्रिया के दो भेद बताए थे, सकर्मक और अकर्मक। हाँ, संरचना और प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार के बताए थे। अब कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा सही। सही तो है, मैंने भी तो यही बोला है, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। और संरचना और प्रयोग के आधार पर कभी भी आपको स्पष्ट रूप से 5 कहीं नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसको कोई कुछ उसको लिख देता है, कोई उसको अलग तरीके से लिख देता है। कई लोग सामान्य क्रिया को उसमें लिखते ही नहीं है, कई को नई क्रिया ले आते हैं जिसमें प्रत्यय जोड़ना है, तो इसलिए वो एक संख्या स्पष्ट नहीं है, वो कभी ऐसा प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया। बस आप संरचना के आधार पर कह दीजिए, जो मैंने आपको बोला है, ये नामबोधक, ये पूछा जा सकता है संरचना के आधार पर कौन सा प्रकार है, नामबोधक, इनको वैसे ऐसे रट लीजिए जो मैंने आपको नाम बताए हैं। ठीक है, द्विकर्मक, ये सब कह दीजिए। ठीक है, रचना संरचना एक ही बात होती है क्या? अच्छा, रचना के आधार पर, अच्छा रचना संरचना, ओके, अच्छा आप उसके लिए कह रहे हो, तो प्रयोग के आधार पर लिखा है ना मैंने, वो प्रयोग के आधार पर वो 5 है। रचना संरचना तो सकर्मक कर्मक हो गई, इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? देखना भाई जरा, तो चेक करो। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिसमें मुख्य क्रिया हो और सहायक क्रिया हो। लूटना क्रिया, लिया सहायक क्रिया। फालतू में इसके साथ जुड़ के काम कर रहा है ना ये। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, एक ही क्रिया है। वह सारा खाना खा गया, ये रही क्रिया, ये रही सहायक क्रिया। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, ये रही क्रिया, ये रही सहायक क्रिया। तो सब में सहायक क्रिया है, केवल एक में नहीं है, केवल एक में नहीं है, ये रहा। यही पूछा है, संयुक्त क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके। बच्चे कह रहे हैं सर रचना के आधार पर या रचना के प्रयोग के आधार पर आपने अलग बोल दिया। रचना के आधार पर वो 5 हैं और कर्म के आधार पर वो 2 हैं, ऐसे आप कह रहे हो। अच्छा, उसको कर्म को आधार मान लिया गया, सकर्मक अकर्मक, इसलिए 2 लिख दिया। रचना के आधार पर 5, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, ये बात सही हो सकती है। हालांकि ये रचना और एक कई जगह उसको प्रयोग भी लिख देगा आपको, तो प्रयोग और रचना फिर एक बात हो सकती है। कर्म के आधार पर फिर आप 2 ही कहिए। ठीक है, ये ज्यादा स्पष्ट है, मुझे भी लगता है ये बात ज्यादा स्पष्ट रहेगी आपके समझने के लिए भी। ठीक है, और मैं इसको एक बार और क्लियर चेक करके नेक्स्ट मंडे में जो क्लास होगी उसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर इससे संबंधित बचता है तो फिलहाल आप यही रख लीजिए, अपनी चीज को चेंज मत करिए। प्रयोग या रचना के आधार पर 5 और कर्म के आधार पर 2। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। और जो बता रहा हूं ये नाम धातु और ये सब, ये आपकी रचना के आधार पर या प्रयोग, सॉरी हाँ, रचना या प्रयोग के आधार पर कर लीजिए। ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो समस्या नहीं है। चलो, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें कौन सा रूप है, इनमें से बताओ। अब बच्चों एक बात, मैंने अभी एक क्रिया के बारे में नहीं बताया। देखो, संयुक्त नहीं है बात, अपूर्ण क्रिया नहीं है, कोई अपूर्ण नहीं, पत्र लिख चुका है पूरा, तो ये दोनों नहीं है। पूर्वकालिक दिख रही है आपको? नहीं है। उत्तर एक ही है, प्रेरणार्थक। अब ये प्रेरणार्थक क्या है मैं आपको बताता हूं बच्चों। एक तो मूल क्रिया हो गई, ये तो मूल है। एक प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, प्रेरणा, प्रेरणा कैसे लिखा है? हाँ, प्रेरणार्थक। और एक और लिख रहा हूं, प्रेरणार्थक। एक फर्स्ट प्रेरणार्थक होता है, एक सेकंड द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। ध्यान देना मेरी बात पर। जो काम खुद किया जाए, बहुत आसान वे में बताऊंगा, जो काम खुद किया जाए, खुद कर रहे हो, वो मूल क्रिया है। जैसे लिखना, लिखना। सेकंड प्रेरणा, फर्स्ट प्रेरणार्थक होगा लिखाना, किसी को लिखाना, लिखाना। और एक लिखवाना, ये सेकंड, वाह वर्ड जरूर आएगा सेकंड प्रेरणार्थक में। कई जगह फर्स्ट में भी आ जाएगा, वो आपको खुद समझ में आएगा। जैसे पढ़ना, मूल क्रिया, पढ़ाना, किसी और को हो रहा है काम, और ये पढ़वाना।
बच्चों कोई भी चीज अगर दूसरे से कराई जा रही है तो वो प्रेरणार्थक में आएगी, सीधी सी बात है। जो काम मैं खुद ना करके किसी दूसरे से करवा रहा हूं वो प्रेरणा से होगा। अब आप बताओ, मैं खुद तो यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं निकाल रहा, मैं आपसे निकलवाने के लिए कर रहा हूं, तो ये क्या मैं आपको प्रेरित करके ही कर सकता हूं ये काम? मैं खुद तो यही निकाल दूंगा, चलो ठीक है, मैं खुद तो, मुझे एग्जाम देना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे प्रेरणा की भी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे अगर आपसे निकलवाना है तो मुझे प्रेरणा देनी होगी। आपको एक मोटिवेशन चाहिए, वर्दी है, अपने घर में नौकरी करूंगा, इतने रुपया मिलेंगे और ये ऐसा होएगा, ये प्रेरणा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो। तो अब आप किसी का भी फर्स्ट प्रेरणार्थक भी बना दोगे और सेकंड भी, तो कोई भी मूल क्रिया ले लो, उसका फर्स्ट बना के देखो, उसका सेकंड बना के देखो। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या बोलेंगे? लिखवाता है। देखो, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो लिखवाना आ गया, तो सीधा सा एकदम प्रेरणार्थक लगा दो। राम लक्ष्मण से पत्र लिखाता है, तब भी वो फर्स्ट था, ये सेकंड प्रेरणार्थक है। अब मैंने तो प्रेरणार्थक के 2 टाइप बता दिया आपको, अब इसमें कोई समस्या नहीं होगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? इनमें से बता दो कौन सी? गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। जल्दी से बताओ। गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो प्रेरणार्थक कौन सी क्रिया है? ये तो खुद गिर रहा है। गिराना होता और गिरवाना, किसी और पकड़ कर गिरवाओ। एक ये मैंने गिरा, धक्का दे दिया। ठीक है, बोलना, बोलना, ये बोलाना नहीं होता, तो इसमें एक ही बनेगा, बोलवाना, बुलवाना, बुलवाना ही बनेगा, है ना? बोलना, बुलाना और बुलवाना, ये बन सकता है, बुलाना और बुलवाना। इसकी 2 प्रेरणा ये बन गई। ये अभिप्रेरणा नहीं है, मूल है। सुनाना, ये रिप्रेरणा। कहना, कहलवाना, एक तो कहना और एक कहलवाना, इसमें पड़ेगी ही नहीं द्वितीय प्रेरणार्थक की जरूरत, एक ही प्रेरणार्थक है, कहलवाना। मैं कहता हूं किसी किसी में वह पहले में ही लग जाता, कहना, खुद कहना, और एक दूसरे से कहलवाना, ये कहाना नहीं हो सकता इसमें। समझ में आई बात? चलो, बहुत बढ़िया। तो अब आप एकदम सी ऑप्शन एकदम करेक्ट कर सकते हो। लेटना अकर्मक क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक बनाओ। द्वितीय प्रेरणार्थक, अब आ गई ना वही बात। लेटाना, लेटवाना होता, लेटना क्रिया, लेटाना फर्स्ट प्रेरणार्थक, लेटवाना द्वितीय प्रेरणार्थक, लेटवाना, ये रहा उत्तर। क्लियर है एकदम? कोई डाउट बताओ बच्चों? 83% ने सही किया है, और प्रेरणा अब आपको समझ गई, दूसरे से कोई काम करवाया जाएगा तो वो प्रेरणार्थक होगा। अब हम आते हैं बच्चों एक क्रिया जिसका नाम है नाम धातु, यही बच गई है, बाकी सब पढ़ा दिए मैंने आपको। संयुक्त भी आएगी आगे, वो आप फटाफट कर दोगे। हथियाना, लतियाना और बतियाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? हथियाना, अगर कोई क्रिया संज्ञा से, ध्यान देना इसकी परिभाषा बता रहा हूं, संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से, सबसे मुश्किल बच्चों को यही लगती है, विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। ये रही नाम धातु की परिभाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया। अब आप देखो, हथियाना किससे बनी है? हाथ से। हाथ मतलब कोई चीज हथिया लिया आपने, ये अब हाथ क्या है सर? संज्ञा है। हाथ क्या है? संज्ञा, तो ये संज्ञा से बनी होगी हथियाना। लतियाना लात से बनी है। लात क्या है? शरीर का पार्ट, और कोई भी पार्ट, कोई भी चीज हो तो वो संज्ञा ही होती है, तो ये भी संज्ञा से बनी। बतियाना क्या है? बात। बात कैसी है? बात है भाववाचक संज्ञा, तो ये भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से बनी, तो ये भी बात संज्ञा से बनी है क्रिया। ये भी लतियाना ना लग रहा तो क्रिया तो है ही, लात से बनी है, संज्ञा से बनी। हाथ, हथियाना संज्ञा से बनी, तो ये सब जो इनसे बनती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से, उन सब को नाम धातु क्रिया कहते हैं। आपके उस सर क्या विशेषण से बना कर दिखा सको एक आध? हाँ बताता हूं। जैसे देखो, लिखो, विशेषण से बनी। गर्म क्या है बताओ? कल ही बताया, ये विशेषण है। इससे क्या बन सकता है? क्रिया। तुम किसी के ऊपर गरमा गए, गरमाना, गरमाना, ये बन गई क्रिया, गरमाना। और देखो, और अगर मैं एक आध और देखता हूं कि क्या हो सकती है। हां,
जैसे चिकना, चिकना क्या विशेषण है या नहीं है? चिकना रोड, चिकना घड़ा, तो चिकना विशेषण है, तो ये भी विशेषण है। अब आप बताओ इससे क्या बनेगी क्रिया? चिकनाना। स्पष्ट दिख जाएंगी ये नाम धातु वाली कि ये नाम से बनी है किसी कैसे, चिकनाना। बहुत स्पष्ट रूप से बच्चों, सबसे मुश्किल होती है बच्चों को ये सही करनी कि नाम धातु कैसे। तो नाम धातु अब आपको स्पष्ट रूप से बता दिए मैंने, अब इससे आसान भाषा में नहीं हो सकता बच्चों, है ना। चलो इनको अब आप खुद बना लेना, अगर आप बना सकते हो। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। शर्म से ये संज्ञा है, शर्माना। चिकना से चिकनाना, अपना से अपनाना। कोई चीज अपना है तो ये सर्वनाम हो गया, सर्वनाम से बना के दिखा दो। अब अपना सर्वनाम में आता है। अपनाना, कोई चीज अपना ली तुमने, अपनाना। लजियाना, झुटलाना, गरमाना, स्वीकारना, दुखना, रंगना, फिल्माना, गाया फिल्म, गाना फिल्माया गया, है ना। दोहराना, लंगड़ाना और पगलाना। पागल का पगलाना, पगलाना पागल विशेषण है, पगलाना इसकी क्रिया हो जाएगी। तब बना लोगे नाम धातु क्रिया। अब आपको स्पष्ट रहेगी नाम धातु क्रिया क्या होती है। बहुत सही। इनमें से कौन सा नाम धातु क्रिया का गलत युग्म है? बात बतियाना, लाठी लठियाना। लठियाना बिल्कुल सही है, लाठी से ही बना है। लात लतियाना। चोरी, भैया चोरी का क्या बनता? चोरना, चुराना। और एक होती है चुरवाना। चुरवाना किससे होता? आज टेस्ट में कौन से टॉपिक आएंगे, एक बच्चा पूछ रहा हिंदी के टेस्ट में, आज मॉक टेस्ट होगा आपको मालूम है। तो आज के टेस्ट में टॉपिक वहां लिखे हुए हैं, टाइम टेबल में जाओ और चेक करो, वहां लिखे हुए हैं कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अब तक के हुए तो वो तो आएंगे ही, और ये जो जो पिछले टेस्ट में आ गए थे उससे आगे के लिख रहे हैं, कुछ आगे के लिख रहे होंगे, और फिर एक मिक्स भी देंगे जो अब तक हो चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसे जाने दो, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? उसे जाने दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बच्चों देखो, कई बार ना संयुक्त क्रिया के बहुत सारे पार्ट कर देता है वो, और उसको आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी कि सर ये कैसे कैसे पार्ट है, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं है। तो ये किसी क्रिया के अंदर के पार्ट हैं, पर इनको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, इनको रटना मत। कोई कहे कि सर इनको भी हमें रटना पड़ेगा, इनको भी हमें सोचना पड़ेगा, नहीं। ये बहुत अंदर तक क्वेश्चन अगर गया तो फिर आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, ये मत सोचना मैंने नहीं पढ़ा, या हम ये सोच लें कि मैं तो तुक्का मार देता हूं इस पे। तुक्का नहीं मारना, थोड़ा सा समझना, मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं बस। उसे जाने दो, ये कैसा वाक्य खुद बताओ कि कोई इजाजत दे रहे हो आप, उसे जाने दो, परमिशन दे रहे हो, ऐसा ही तो है भाई, उसे जाने दे। तो अवकाश है, कोई कोई छुट्टी दे रहे हो, नहीं। अनुमति है, कोई अनुमति दे रहे हो किसी को, उसे जाने दो। हाँ कितना बढ़िया है। निश्चय का कोई मतलब नहीं है, सख्ती का कोई मतलब नहीं है, उसे जाने दो। कितना, अरे भाई 83% लोगों ने सही कर दिया, कमाल है ना ये। जब आप अप्रोच करने लगो ना किसी क्वेश्चन को, आप कहो मुझे कॉन्फिडेंट टू क्रिया सब पढ़ रखा है, ये क्या नया आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, हो जाएगा सवाल, हो जाएगा। मैंने नहीं पढ़ाया ना, मैं पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि ये पढ़ाऊंगा तो फिर तो यही पढ़ाता रहूंगा भाई। वाच्य, अब मैं वाच्य पे आता हूं बच्चों। क्रिया हमने पढ़ लिया, वाच्य छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, फटाक से लेते हैं, बहुत टाइम आज चला गया, पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट करके जाऊं क्लास से आपको पूरी तरह से। तो वाच्य मतलब वॉइस, वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अंग्रेजी में 2 ही होते हैं, लेकिन हिंदी में 3 होते हैं। एक तो कृतवाच्य वाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है, बस यहां समझ लेना, फिर सब कुछ सही कर दोगे आप, भाववाच्य। अगले सारे सवाल इस बात पे सही हो जाएंगे जो इसने समझ ली। कृतवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया, सॉरी कर्ता के अनुसार क्रिया, के अनुसार क्रिया, क्रिया, ये कृतवाच्य है। ये कर्म के अनुसार क्रिया, क्रिया। और भाव में, ये भाव आएगा, इसमें भाव के अनुसार आप कह सकते हो,
भाव के अनुसार आपको वाक्य मिलेगा। अधिकतर ये वाक्य नेगेटिव होंगे, अधिकतर नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में आएगा वाक्य, और अधिकतर के साथ अकर्मक क्रिया लगेगी। ये इसकी पहचान है, अकर्मक क्रिया से ही बनते हैं भाववाच्य अधिकतर। जैसे मैं इसको अभी आपको बता देता हूं, कर्ता कृतवाच्य, जैसे जैसे क्या क्या बोल सकते हैं हम, जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती हो। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज है, कोई, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये जो क्रिया है, अब आप कहोगे सर ये तो इसके राम का कोई मतलब नहीं है। तो भाई राम ने रावण को मारा, अगर ये पूरी तरह से एक्टिव वॉइस सेंटेंस भी है ना, पूरी तरह से इसमें राम भी है रावण भी है, अगर ये हो राम द्वारा रावण मारा गया तो कर्म है। अगर राम ने रावण यानी मारने वाला भी सेंटेंस में हो और सिंपल सेंटेंस हो तो वो कर्ता है, क्योंकि इसमें एक कर्ता है और ये कर्म है और ये आपकी क्रिया है। बाकी तो ये आपके कारक वगैरह होती हैं, कारक की विभक्तियां। ठीक है, अब जैसे और भी कि एक मैं लिख दूं पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया, तो यहां पर पत्र एक कर्म है, पत्र ने खुद कोई काम नहीं किया, ये तो बेचारा इस पर काम हुआ, तो पत्र कर्म हुआ और ये जो लिखा गया है ये क्रिया। अब आप देखो ये जो क्रिया है ये कर्म के अनुसार आई। अगर यहां चिट्ठी होता तो ये बदल जाती, चिट्ठी लिखी गई, तो क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाएगी, लिखी गई। पत्र हुआ था, लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई, तो कर्म के अनुसार जब क्रिया बदल रही हो तो उसको कर्मवाच्य कहते हैं, और कर्ता के अनुसार बदल रही हो तो कृतवाच्य। और भाव कैसे है, उससे उससे चला नहीं जाता, ओहो हो भाव आ रहे हैं भाई, मर गया बेचारा, तो मतलब ऐसा कि यार इस पे तो टांग टूट गई बेचारे की। उससे चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, उससे सुना नहीं जाता, तो ऐसे वाक्य तो नेगेटिव वाक्य होंगे ज्यादातर, और से वर्ड भी अधिकतर में कॉमन रहेगा, और अकर्मक क्रिया रहेगी, बोला नहीं जाता, सुना नहीं जाता, चला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, इस तरह की। ठीक है, चलो अधिकतर में अकर्मक, ये मत सोचना कि अकर्मक ही रहेगी अधिकतर वाक्यों में। चलो तो ये थोड़ी थोड़ी पहचान बता दी, अब इस पर आ जाओ। वाच्य क्या है, वाच्य अब आप सीधा समझ लीजिए क्रिया का एक रूपांतरण है, क्रिया से ही ये बने हैं, क्रिया का ये पार्ट है और उसी का रूपांतरण है। एक डायरेक्ट काम हो रहा हो, एक कर्म के द्वारा किया जा रहा हो, तो क्रिया को कर्म के अनुसार बदल देते हैं, तो वो क्रिया का रूपांतरण कर्ता के अनुसार कर्म के अनुसार, इसलिए ये वाच्य है। आ जाओ, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पष्ट रूप से 3 प्रकार के। चलो, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार चेंज हो, देखो क्रिया का लिंग बस इतना पढ़ो, वचन पुरुष ये सब आता है, तो कर्ता के लिंग के अनुसार बदल रहा हो, क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही हो, कृतवाच्य, यही तो परिभाषा है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही हो। अगर क्रिया चेंज हो रही है, सॉरी कर्ता चेंज हो रहा है, तो क्रिया भी बदल रही है। जैसे मोहन सेब खाता है, समझा रहा हूं, लता सेब खाती है, सेम सेंटेंस है। अब क्रिया देखो बदली है या नहीं, क्रिया का लिंग पुल्लिंग था, खाता मोहन के अनुसार कर्ता के अनुसार था, और जैसे ही हमने कर्ता को चेंज किया तो क्रिया का लिंग भी बदल गया, खाती। तो जब कर्ता, वही समझा रहा है, क्रिया का लिंग कर्ता के लिंग के अनुसार बदल जाए तो उस वाक्य में कृतवाच्य, तो ये कृतवाच्य है। ठीक है, और जैसे वो कर्म के अनुसार बदल जाए, चिट्ठी लिखी गई, पत्र लिखा गया, तो वो कर्म के अनुसार, क्योंकि काम हुआ है चिट्ठी और पत्र पर, करने वाला सेंटेंस में नहीं है। राम द्वारा लिखा गया, तो फिर करने वाला भी आ गया, तब भी वो कर्मवाच्य, क्योंकि द्वारा वर्ड तो क्रम में ही जोड़ा जाता है। चलो नेक्स्ट, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, उसने अपने भाई को पढ़ाया। देखो बच्चों, अब यहां पर फिर हमें कर्म, अब यह वाच्य का प्रकार ढूंढना है,
तो सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? द्वारा वगैरह हो तो इस तरह से उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, या कर्ता ही मिसिंग हो, उसका भाई पढ़ाया गया, तो भी कर्मवाच्य है, क्योंकि उसके भाई पर काम हुआ है, वो वाला ही सेंटेंस का पार्ट है बस, तो कर्म प्रधान हो जाता है वहां। लेकिन उसने पढ़ाया, उसने भी वाक्य में है, तो ये सिंपल सेंटेंस, और जो सिंपल होते हैं उन्हें कृतवाच्य कहते हैं। सिंपल कर्म के आप एकदम पहचान दोगे। देखो, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अंग्रेजी के याद कर लेना, सेम पढ़ा रहा हूं। अब पैसिव ढूंढना है, पैसिव ही तो है, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, तो भैया ये कर्मवाच्य कर्म प्रधान है। सिपाही द्वारा पकड़ा गया है ना चोर, और चूंकि चोर पकड़ा गया तो चोर के अनुसार क्रिया का भी लिंग है, चोरनी होती तो चोरनी पकड़ी गई, तो फिर क्रिया के अनुसार वैसे बदल जाता, कर्म के अनुसार ही। चोर पुल्लिंग है इसलिए पकड़ा गया, स्त्रीलिंग होती कुछ भी चीज तो पकड़ी गई होती, तो इसके अनुसार बदल रहा है लिंग क्रिया का, इसलिए कर्मवाच्य। और वैसे भी द्वारा वर्ड देखते ही ना कर्मवाच्य आपको अधिकतर केस में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? अब आप ढूंढो, सब कर्मवाच्य के एक कृतवाच्य का ढूंढो। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये तो भाव आ रहा है, ये भाववाच्य है, ठीक है। छात्रों द्वारा, ये रहा कर्मवाच्य। आज नागरिकों द्वारा कर्मवाच्य, सफाई अभियान चलाया गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सिंपल सेंटेंस। डी, मात्र 71%, ऐसी क्यों गुस्ताखी कर रहे हो भाइयों? कुछ समझाने में पढ़ाने में कमी रह गई क्या? इतने कम परसेंट के साथ उत्तर दे रहे हो आप, कैसे चलेगा ऐसे काम? कृतवाच्य का प्रयोग, कृत मतलब कर्ता, कर्ता वाला, कर्ता मतलब काम करने वाला सेंटेंस में हो। आ गया हो, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में कृतवाच्य में रूपांतरित करो। रूपांतरित मतलब बदलना है, यह है कर्म का सेंटेंस, अब हमें कर्ता वाले में बदलना है। कैसे बदलोगे? कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कोहली ने शतक लगाया, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, उसी का तो बनेगा। कोहली ने शतक लगाया, कहीं है कोहली शतक लगाएगा? नहीं, कोहली ने शतक लगाया, स्पष्ट रूप से। तो रूपांतरण भी कितना आसान है इनका। अगर इसको बोले कोहली ने शतक लगाया, इसको रूपांतरित करो कर्मवाच्य में, तो हम द्वारा लगा के कर देते हैं, कोहली द्वारा शतक लगा या शतक लगाया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य माना जाएगा? बताओ, पतंग उड़ाने वाला वाक्य में है? नहीं है। काम हो रहा है पतंग के ऊपर, पतंग अपने आप नहीं उड़ रही, काम हो रहा है पतंग के ऊपर, कोई कर्म कर रहा है पतंग वाला, तो ये तो कर्मवाच्य ही हुआ ना बच्चों। पतंग उड़ रही है, राम पतंग उड़ा रहा है, कृतवाच्य। लेकिन पतंग उड़ रही है तो इसके अनुसार कर्म बदल रहा है, क्रिया बदल रही है, पतंग कर्म है, तो फिर स्पष्ट रूप से कर्मवाच्य। किसी का भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। 78% ने दिया है जवाब, 16% कृतवाच्य कह रहे हैं। बताओ, समझना पड़ेगा आपको कि पतंग उड़ाने वाला वाक्य में नहीं है। राम द्वारा पतंग उड़ाई गई, तब भी क्या होता? राम द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, तो भी क्या होता? कर्म ही होता, द्वारा आ गया। लेकिन यहां ना द्वारा है ना कुछ है, तब भी आप आराम से पतंग वाले सेंटेंस को देखकर के ये बता पा रहे हो कि उड़ाने वाला सेंटेंस में नहीं है, काम पतंग के ऊपर हो रहा है, तो जिस पे काम हो वो तो कर्म होता है, काम मतलब कर्म। स्पष्ट रूप से कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कर्म वाच्य से, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो सिंपल सा है, तो ये तो कृतवाच्य है। सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, कृतवाच्य है। सैनिकों द्वारा दिन रात सीमाओं की रक्षा की जाती है, कर्मवाच्य हो गया। वह पुस्तक पढ़ रहा है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, कर्मवाच्य हो जाता। बच्चा सो चुका है ना, तो ये तो कृतवाच्य हुआ है। आपका कार्य कर दिया गया, ये कर्मवाच्य है, तो ये कृतवाच्य ही कर्मवाच्य से संबंधित है, कर्मवाच्य पूछ रहा है, ये भी
कृतवाच्य है। आपका कार्य कर दिया है, करने वाला सेंटेंस में नहीं है किसने किया है, काम हो गया खत्म, किसने किया नहीं पता, आपका कार्य हो गया डन। देखो 53% का उत्तर आ रहा, बताओ कैसे चलेगा ऐसे काम बच्चों। कर्म वाच्य से पूछा है, आपका कार्य कर दिया है, खुद बताओ यार। योर वर्क हैज बीन डन बाई, द्वारा आएगा ना, तो द्वारा वाला अगर इस सेंटेंस को पूरा भी करना पड़ा, उसके द्वारा आपका कार्य कर दिया है, गया है उसके द्वारा, तो भी तो ये कर्मवाच्य का ही सेंस दे रहा है ना। आपका कार्य कर दिया है, करने वाला तो नहीं है ना वाक्य में, तो कृतवाच्य कैसे हो सकता है, कर्मवाच्य ही है। समझ में आ रही है ना बात, क्या कहना चाह रहा हूं। दोषी को सजा दी जानी चाहिए, तो बताओ कौन सा है, दोषी को सजा दी जानी चाहिए, दोषी को सजा दी जानी चाहिए, दोषी को सजा दी जानी चाहिए, शुड बी पनिश्ड। थर्ड फॉर्म लग जाए समझ लो पैसिव है, कर्मवाच्य है, दोषी को देनी है सजा, सजा दी जानी चाहिए। तो भाई आप मुझे बताओ ना, दोषी को देनी है, कौन देगा नहीं पता, वो होता है कर्ता जो करता है इस काम को, सजा को कौन देगा, वो तो सेंटेंस में नहीं है। और जब वो सेंटेंस में अनुपस्थित हो तो कर्मवाच्य के ही चांस बन जाएंगे बच्चों। कर्मवाच्य 63%। सजा देने वाला है क्या, जो काम हो रहा है वो सजा का है, अगर जो दे रहा है वो बताओ, सजा खाएगा दोषी, वो नहीं, उसके ऊपर तो काम होगा, तो जिस पे काम हो वो कर्मवाच्य है, लेकिन कौन करेगा काम वो बताओ, है नहीं है, इसलिए कृतवाच्य नहीं है यहां पर। समझ में आई बात। मुझसे बैठा नहीं जाता, ओहो दिक्कत हो रही होगी इसके पीछे, तो भाई ऐसे, तो इसलिए ये रहा भाववाच्य, तो भाव आया है ना इस वाक्य में वाच्य, तो ये तो स्पष्ट पहचान में आ जाते हैं भाव वाले, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ देखो हर जगह नेगेटिव नहीं होगा, अब आप खुद बताओ इसमें कोई कृतवाच्य और कर्मवाच्य लगा सकता है क्या, नहीं। चलो अब सोया जाए, चलो अब चला जाए, चलो अब जगा जाए, चलो अब नहाया जाए, चलो अब खाया जाए, तो ऐसे सेंटेंस अगर पॉजिटिव भी हैं, जरूरी नहीं, अधिकतर नेगेटिव आता है मैंने ये लिखा, पर कुछ जगह पॉजिटिव भी है, चलो अब सोया जाए, तो भाई ये इस वाक्य में ये भी भाव है, सोया जाए, आओ सोने का भाव आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सही, 73-72% लोग कह रहे हैं इसको। और बताओ इसके अलावा आप लगाओगे भी क्या यार इसको, कर्ता नहीं इसमें, कर्म नहीं इसमें, कुछ भी तो नहीं है, तो भाव ही तो हुआ। किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों में होती हैं, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुषों में होती हैं, बताओ आप। तो कृतवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, क्रिया जो होगी हमेशा याद रखना कि उससे, अब जो क्रिया का भाव है ना, तो इसमें देखो ये मैं आपको कृतवाच्य में बताता हूं, सदैव नहीं हो सकती। जैसे हम बोले कि उसने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया, ये तो एक सेंटेंस में हो गया। उसने सेब खाया, उन्होंने सेब खाए, पुल्लिंग वो सॉरी एक वचन था तो एक वचन क्रिया, बहुवचन क्रिया थी, उन्होंने सेब खाए, खाए आ गया, बहुवचन ही हो गया वह भी। कर्मवाच्य में भी सेम होगा, एक ही चीज ऐसी, वो है भाववाच्य। याद रख लेना इसको बच्चों। 35% लोगों ने उत्तर दिया है। भाववाच्य की ये पहचान बतानी में भूल गया, फिर अब लिख लेना, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन में, चलो अब सोया जाए, चलो अब नहाया जाए, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, उनसे रहा नहीं जाता, तो जाता एक सिंगल कोई, बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे चला नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, तब भी एक लिंगी है, मतलब सिंगुलर ही है, एक वचन ही है, तो और एक सा ही पुल्लिंग में ही रहेगा, चला नहीं जाता, जाति नहीं आएगी वहां में, उनसे चला, चाहे वो लड़कियां भी हों, उनसे चला नहीं जाता, जाति नहीं आएगा, जाता ही आएगा, तो पुल्लिंग ही रहेगा, ठीक है। और उनसे बोल रहे अन्य पुरुष में रहेगा, ये खुद के में लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं रहता है अधिकतर केस में। तो ये किसके वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य
पुरुषों में होती हैं, क्रियाएं अन्य पुरुषों में होती हैं। ठीक है, तो भाववाच्य स्पष्ट कर दिया कहां कहां कैसे कैसे है। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, भाव है, उससे लिखा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जा सकेगा, सेम उसी कैटेगरी का तो सेंटेंस है। अब आप बहुत सारे बच्चे क्या कर सोच रहे होंगे कि सर द्वारा आ रहा है, और द्वारा को देख करके वो क्या सोचेंगे कर्म लग जाएगा। नहीं, आंख मीच के कर्म मत लगाना। उसके द्वारा लिखा गया तो कर्मवाच्य हो जाता, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, नेगेटिव सेंस में ले गया, और बिल्कुल नहीं लिखा जा सकेगा भाई उस पे, तो एक भाव है, तो भाववाच्य इसलिए है। चलो, और लास्ट क्वेश्चन, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण करो। अब रोगी चल नहीं सकता है, चलने वाला सेंटेंस में ये कृतवाच्य है, रोगी नहीं चल सकता भाई, ये भाव नहीं है। रोगी से चला नहीं जाता भाव है, रोगी चल नहीं सकता कृत्र है। ध्यान देना दोनों बात पर, रोगी द्वारा चला नहीं, अब इसको द्वारा में भी अगर मैं बनाऊंगा तो शायद वो उतना बढ़िया इसमें बनेगा नहीं। ठीक है, रोगी द्वारा चला नहीं गया तो ये उसमें बनेगा सॉरी कर्म में, तो रोगी चल नहीं सकता कृत्य में, और रोगी अभी पूछ रहा भाव कैसे बनाएंगे, तो रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा, रोगी नहीं चलेगा, रोगी से चला नहीं जाता। सिंपल, स्पष्ट रूप से बच्चों मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 82% लोग सही भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लास्ट क्वेश्चन पे इतना बढ़िया जवाब दिया है। 5 क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए हर रोज की तरह, तो जो मैंने पीछे पढ़ाया है पिछली क्लास उससे 5 क्वेश्चन, इसलिए कि आपको पिछली क्लास याद रही या नहीं रही एक बार याद कर लो, और अगली क्लास आपको पता होना चाहिए कि अब जब हम मंडे में आ रहे होंगे तो मंडे में बच्चों ये क्लास लेना मत भूलना। ये बहुत सारे बच्चों की समस्या हो सकती है, काल वाली क्लास उस दिन के बाद ये नहीं रहेगी, ये गारंटी लेता हूं। ठीक है बच्चों, चलो प्रणाम। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए, और आज आपका स्कोर क्या रहा वो भी बताइए, क्योंकि आज का स्कोर क्रिया से, और क्रिया को बच्चा मुश्किल समझता है, क्रिया चैप्टर को थोड़ा सा मुश्किल समझता है औरों के मुकाबले। आज का स्कोर आप जरूर बाद में कमेंट कीजिएगा। क्लास लंबी हो गई क्योंकि क्रिया को एक ही क्लास में खत्म करना और वाच्य को भी थोड़ा सा मुश्किल होता ही है बच्चों। थैंक यू, नमस्ते।